यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम एक आध प्रश्न तो ऐसे ही पूछ ही दिया जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए गवर्नर जनरल, गवर्नर और फिर आपका वायसराय, तीनों है एक ही पद, लेकिन समय समय के अनुसार उसके नाम बदलते गए। आगे चलकर वायसराय पद ही राष्ट्रपति में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हमेशा याद रखिए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिएगा वो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और प्रधान सेनापति की शक्ति कौन ऐसा गवर्नर जनरल बना जिसको मिला था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब कहिएगा बंगाल और भारत में क्या है, तो जब भारत सचिव का पद बनाया गया था तो उस समय जो है गवर्नर जनरल का ही पद को गवर्नर, ये बंगाल के ही गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो इसीलिए भारत का अगर पूछे तो आपको बोलना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, वहीं बंगाल का पूछे तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई थी, किस एक्ट के द्वारा हुआ था, तो ये याद रखिएगा। कानून के निर्माण की प्रक्रिया में 1861 में ही भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, जिसमें कि बनारस के राजा को भी शामिल किया गया था, ठीक है। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, तो 1937 ईस्वी में बर्मा से भारत को अलग किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 1861 का एक मैं जब बीपीएससी मेंस में जब पूछे जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न वहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैं थोड़ा सा वो भी आपको दिखा दूँ। 1861 का अधिनियम केवल क्या क्या है, बहुत सारे वहाँ पे प्रावधान आए थे 1861 के अधिनियम में, जिसमें कि क्या है कि 1861 विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। जो विभागीय प्रणाली है पोर्टफोलियो की, यानी जो अभी कैबिनेट मंत्रालय होता ना, जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय, तो सर्वप्रथम जो है इसी समय यहाँ पर 1861 के अधिनियम में दिए गए थे। तो 1861 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अध्यादेश आपको पता है, राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत अगर बैठक नहीं होता है लोकसभा या राज्यसभा का, तो कोई भी कानून बना सकता है राष्ट्रपति अभी वर्तमान समय में। तो यही पावर वायसराय को दिया गया था 1861 के अनुसार। तो ये दो तीन चीज अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब विधायक में जो है 3 भारतीय शामिल हुए थे, एक दिनकर राव, पटियाला के जो शासक थे राजा, और बनारस के राजा, ठीक है। ये 3 व्यक्ति वहाँ पे शामिल हुए थे, तो ये याद रखिएगा। और 3 उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये मेन रूप से 1861 का प्रमुख प्रावधान है, ठीक है। तो आपको जनरली पूछेगा तो यही तीनों में से कोई पूछ सकता है, या पूछेगा कि 1861 या विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो 1861 के अधिनियम के तहत। विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, तो 1861। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई, या विधायिका में भारतीयों को कब भागीदारी दी गई, दिनकर राव, पटियाला और बनारस के जो शासक थे उस समय राजा, उनको यहाँ पे शामिल किया गया था। तो ये आपका 1861 का अधिनियम है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय प्रतिनिधियों को कब शामिल किया गया, तो ये याद रखिएगा 1861 ईस्वी में, ठीक है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टीआरई के एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। उत्तरदायी शब्द का सर्वप्रथम जो किस अधिनियम के तहत जिक्र किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। हमने आपको बताया था भारत परिषद या भारत सरकार अधिनियम क्या है, ठीक है, चार्टर एक्ट क्या है, ये सब के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये भारत सरकार अधिनियम, चूंकि जब यहाँ पर भारत का सचिव का पद दिया गया, उसके बाद जब अधिनियम बने तो वो भारत सरकार अधिनियम कहलाता है। और 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड वहाँ के वायसराय थे भारत के, तो जिस कारण से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। और इस यहीं पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। केंद्र और राज्य में जो है आपका द्वैध शासन की बात की गई थी, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम में ही किया गया था। 1909 का अधिनियम भी महत्वपूर्ण है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
सांप्रदायिक पंचांग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है सांप्रदायिकता के आधार पर इलेक्शन यहीं से शुरुआत हुआ था 1909 में। ठीक है, तो ये सब सारे प्रश्न बार बार पूछे गए और बार बार पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1919 में किया गया और प्रांतों में द्वैत शासन की भी शुरुआत 1919 में ही किया गया था। ठीक है, अब आइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम मांग किसने रखी थी? तो आपको पता होगा, स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाया गया था। तो ये याद रखना है 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में जो है CR दास और जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो ये पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी, इसी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी थी। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला व्यक्ति कौन था? तो 1934 में ही एक व्यक्ति थे MN रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, और ये कम्युनिस्ट वादी थे और सर्वप्रथम भारतीय जिन्होंने कि कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था और मॉस्को जा कर के, ठीक है, मॉस्को जा कर के ये ज्वाइन किए थे MN रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में हमने देखा है, पूछा है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ध्यान से याद रखिएगा। मनवेंद्र नाथ राय या MN राय, सर्वप्रथम जो है इन्होंने ही विचार दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग, और उसी वर्ष कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग रखी थी, ये याद रखना 1934 में। भारतीय संविधान सभा कब चुनी गई? और सभा जो चुनी गई वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना गया। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 ईस्वी में, और उसी में अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, जब प्रत्यक्ष रूप से जब जनता डायरेक्ट वोट करे वो प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष जब जनता के प्रतिनिधि किसी को चुन करके भेजते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुन करके पूरे देश से गए थे। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य पहुंचे थे, जो कि संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किए थे। ठीक है, चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो अभी तुरंत हमने बताया, एक है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 ईस्वी में आया था। तो कई बार पूछ देगा क्रिप्स मिशन, तो याद रखिएगा 1942। कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है 1946। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 ईस्वी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? तो 389 थी। बाद में जाकर के 99 सदस्य कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान जब डिवाइड हो जाता है, 2 अधिराज्य भारत बनता है, उसमें आपके 99 सदस्य पाकिस्तान चले जाते हैं। अगर 389 सदस्य हैं, अगर पूछे उसमें ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे? तो 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, बाकी जो है देसी रियासत के थे। अंग्रेज पूरे भारत पे कभी कब्जा नहीं किया था, इतना जान लीजिए। बहुत सारे राजा राजवाड़े थे, वो स्वतंत्र भी थे, अंग्रेजों से स्वतंत्र भी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उसमें से 296 गए थे ब्रिटिश प्रांत से, यानी जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। बाकी 296 घटा दीजिए 389 में से, बाकी जो गए होंगे वो कहाँ से गए होंगे? तो वो गए होंगे आपके, कहाँ से जाएंगे? तो देसी रियासत से जाएंगे। ठीक है, जब 1946 में प्रथम बार चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को 208 सीट मिल गई, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, और 15 अन्य सदस्य के रूप में चुने गए थे, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। जो प्रतिनिधि जो प्रांतों में जो 1919 में अधिनियम बना था उसके तहत प्रांतों के माध्यम से ये लोग चुन करके, जैसे अभी राज्यसभा में भेजे जाते हैं, ठीक है, चुन करके, उसी प्रकार से ये लोग चुन करके गए थे, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के हो गए, 73 ही मात्र मुस्लिम लीग के थे। और यही कारण रहा कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और एक अलग स्टेट की मांग की, एक अलग पाकिस्तान की मांग की गई यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 93 देसी रियासत लिखा भी हुआ है, 93 देसी रियासत, यानी जहाँ पे राजा राजवाड़ों का शासन था। ठीक है, मुस्लिम लीग के जाने के बाद 299 सदस्य, चूंकि आप 389 में से 99 सदस्य घटा दीजिए तो आपको कितना बच जाएगा? 18 में से 9 गया 9, यहाँ 9, 299। तो यही सदस्य जो है वो भारत में बसते हैं, 299 सदस्य। तो सदस्य नहीं भूलना, टोटल शुरुआत में 389 रहते हैं, ये याद रखिएगा। 99 गए पाकिस्तान, बच गए कितने? तो 299।
वो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरा करेंगे। ये पाकिस्तान का संविधान बनाएंगे, जिन्ना वाला, ठीक है। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या जो 299 में जो था वो 15 महिलाएं थी। 15 क्या थी? महिलाएं। तो ये पूछ सकता है, महिलाएं मात्र 15 थी। जब संविधान निर्माण हो रहा था भारत का तो उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। चलिए, तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य आपको हमने बताया। सारे फैक्ट हैं और सारा फैक्ट पूछा हुआ है, बार बार आपके एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी बनी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है आप लोग बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, जितने बार पढ़िए इसको उतना कम है, बार बार पढ़िएगा, ठीक है। नोट्स कंटेंट में पढ़ा हुआ है, कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप विश्वास करके सारे वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। आपको आप इजीली जो है क्रैक करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम को, ठीक है। इसीलिए सावधानी से बस सुनते रहिए और याद करने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए। एक बार नहीं हो, दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा देखिए, वीडियो देखते रहिए, पुराने वीडियो को देखिए, नए वीडियो को देखिए। एक ही टॉपिक को हमने कई बार पढ़ाया है, कई ढंग से पढ़ाया है, तो आपको ज़रूर ही कोई ना कोई तरीका मेरा आपको समझ में आ ही जाएगा। आपको हमने बताया हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 2-2 दिन के अंतराल पे होता है। पहले 9 दिसंबर को, फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को, ठीक है। एक एक दिन बाद अल्टरनेट आपका यहाँ पे बैठक संविधान की शुरुआती चरण में 1946 में होता है, जिसमें पहली में अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। मुस्लिम लीग ने विरोध किया, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और 13 दिसंबर याद रखिएगा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। जो उद्देश्य है संविधान का वो बोला गया था पंडित नेहरू के द्वारा। बस ये 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दिल्ली के काउंसिलिंग चैम्बर लाइब्रेरी में हुआ था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन किसने विरोध किया? मुस्लिम लीग ने। पुनः 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। तो कई बार पूछ देगा अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछे तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की कार्रवाई जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जबकि इसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिला। अगर पूछा जाए कि उद्देशिका की स्वीकृति कब मिली, जो प्रस्तावना है उसको स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। लेकिन प्रथम बार पंडित नेहरू ने कब पेश किया था प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान सभा में, तो ये याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देशिका को स्वीकार किया। कुल 11 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण में। टोटल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में। 11 अधिवेशन हुए। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। कई बार पूछ देगा विधि दिवस कब मनाया जाता है संविधान दिवस, तो याद रखिएगा 26 नवंबर। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लेकिन बनकर के कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। आखिर 26 को ही क्यों? तो चूंकि सर्वप्रथम लाहौर के रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को ही, ठीक है, झंडा फहराया गया था, तिरंगा। और उसी दिन कसम खाया गया था जब तक पूरे देश को आज़ाद नहीं करा लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और वही शुभ दिन 26 जनवरी आता है और 26 जनवरी 1950 को पंडित नेहरू झंडा फहराते हैं और संविधान को लागू कर देते हैं पूरे देश में, ठीक है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और कुल बहस 114 दिन तक चली थी। ये याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का तो समय लगा, लेकिन बहस जो हुआ था उसके अंदर संविधान सभा में वो 114 दिन का ही बहस चला था।
तो इस प्रकार से आपका यहाँ से प्रश्न अगर पूछेगा बेसिक से तो निश्चित रूप से अब आप बना लेंगे। अब आइए, उसमें बहुत सारी समितियाँ थी। जैसे आप लोग छोटा सा कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें भोज डिपार्टमेंट में भी रसगुल्ला डिपार्टमेंट अलग होगा, पानी बांटने वाला का अलग होगा। तो उसी प्रकार से कोई भी जब आप कार्य करते हैं तो एक डिपार्टमेंट बना करते हैं तो आपको सहूलियत होती है। तो यहाँ पर तो संविधान बन रहा था, तो संविधान में तो बहुत सारा काम था, कोई एक काम तो था नहीं। तो बहुत सारी समितियाँ बनाई गई थी जिसमें प्रारूप कौन तैयार करेगा, कौन कौन लोग प्रारूप संविधान का तैयार करेंगे, संचालन कैसे होगा, ठीक है। फिर मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक का सुझाव कौन देगा, प्रांतों को एक कौन करेगा। तो इस प्रकार से कई तरीका के जो कार्य थे वो बहुत सारी समितियां बनी, उसके माध्यम से यहाँ पर जो है काम किया गया, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप से समझ ही रहे कि संविधान का आखिर प्रारूप क्या होगा, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष 6 अन्य सदस्य, यानी टोटल 7 सदस्यों की संख्या वाला प्रारूप समिति बना। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना एकदम भीविया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य के रूप में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कई बार पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे, तो आपको कौन है वो याद रखना पड़ेगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान, ठीक है, ये लोग थे। बाद में क्या हुआ कि बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव आते हैं। एक कोई बीमार पड़ गए या किन्हीं की मृत्यु हो गई तो उसके जगह बदले गए, ठीक है। बी एल मित्र के जगह एन माधवराव आते हैं, और वही डीपी खेतान की जगह टी टी कृष्णामचारी आते हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ देगा, बी एल मित्र के जगह पे कौन आए थे, एन माधवराव। डीपी खेतान के जगह पे कौन आए थे, तो टी कृष्णामचारी आए थे, ठीक है। तो ये थे प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, ये तो एकदम नहीं भूलिएगा। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डीपी खेतान, एकदम याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पूछेगा इनमें कौन नहीं थे, कोई एक अजूबा नाम बीच में घुसा देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखिए, बीपीएससी इस तरह से ही प्रश्न सेट करता है। जब भी यहाँ से पूछेगा ये दे देगा इनमें से कौन नहीं थे, ये सब ऑप्शन में रहेगा, डीपी खेतान, बी एल मित्र, मोहम्मद सादुल्ला दे देगा, और एक नाम दे देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो नहीं थे। इस तरीका से क्वेश्चन सेट कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अब कहेगा इतना याद कैसे रहेगा, तो बार बार पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा, तब याद रहेगा। नोट्स है उसको बार बार मोबाइल में देखते रहिए। ऐसे ही थोड़ा ही सरकारी नौकरी होता है, सरकारी नौकरी में तो त्याग करना ही पड़ेगा आपको, तभी तो पूरा जीवन जो है आराम से जो है स्कूल जाइए, पढ़ाइए, आइए, बस टेंशन फ्री रहिए। तो थोड़ा तो मेहनत अभी करना पड़ेगा आप लोग को, इतना आसान भी तो है नहीं, ठीक है। और जो जो लेट हुआ, बहुत लोग का टीआरई 1 में चले गए तो आसानी से घुस गए, टीआरई 2 वालों को थोड़ा उससे हल्का परेशानी बढ़ा, या आसानी से ही कहिए, टीआरई 3 वालों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, और टीआरई 4 वालों को उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो इस बार भी रह गए उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और होगा कि नहीं होगा आगे चल के ये भी कहना मुश्किल है। चलिए मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए टीआरई 4 में निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो कई बार पूछ देगा इनमें से, तो संघ जहाँ लिखा रहे समझ जाइए पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सुझाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति जो सभी प्रांतों को एक करने वाली बात थी, इसीलिए तो इनको आयरन मैन कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्ष एससी मुखर्जी। ये सब पूछता नहीं आपको, जनरली आपको
या तो संचालन समिति पूछेगा या प्रारूप समिति पूछेगा, ठीक है, यही दो पूछता है, या संघ शक्ति समिति भी एक बार पूछ चुका है तो ये पूछ सकता है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। बीपीएससी है, ऐसा पूछेगा कि आपको कंफ्यूजन में ला देगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए कम से कम 5 बार पूछ चुका है, कैबिनेट मिशन में पूछता है, बार बार पूछा है कौन सदस्य नहीं थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। बाकी चौथा कोई नाम दे देगा वो नहीं थे, तो पूछेगा नहीं थे वाला, ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 व्यक्ति यहाँ पर कैबिनेट मिशन में आए थे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए तो कितने लोगों पे, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुन के आए थे। कैबिनेट मिशन के बारे में पूछते रहेगा, कब आया था, डेट भी पूछ सकता है। 24 मार्च 1900। एक है क्रिप्स, क्रिप्स में देखिए 3 अक्षर, छोटा है तो छोटा 1942 कम। कैबिनेट मिशन बड़ा है 4 अक्षर का, 1 2 3 4, तो ये 4 जोड़ दीजिए 1946, ठीक है। तो बड़ा वाला 1946। कई लोग क्रिप्स और कैबिनेट में कंफ्यूज होते रहते, तो याद रखिएगा। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और ये तीनों व्यक्ति कैबिनेट मिशन के प्रमुख सदस्य थे। अगर इनके अलावे कोई चौथा व्यक्ति का नाम देता है तो वो शामिल नहीं थे, ये याद रखना है, एकदम ये रट के रखना है। 5 बार बीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, और बार बार पूछा इनमें से कौन नहीं थे, तो अलेक्जेंडर, लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये बस नाम याद रखिएगा, ये थे, बाकी कोई नाम दिया तो वो नहीं थे, ठीक है। तो मैं बार बार बोलूँगा नहीं, एक कहावत है, शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, और फंसते चले भी जाते हैं। मैं बार बार आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर आप फंसिएगा। तो ये आपका दायित्व है कि आप कैसे उससे बच जाएं और कैसे सही बना के निकल जाएं। पढ़ के सभी जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, ये होगा ये होगा। 2 ऑप्शन में तो एकदम नज़दीकियाँ रहती है, 4 ऑप्शन है बीपीएससी में, तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल लगेगा, ये करते रहिएगा। तो सब प्रथम जो अच्छे से कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर होगा, तरीका से याद कर रखे हैं, तो वो सही बनाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन में ही 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वही 2-4 क्वेश्चन आपके रिजल्ट के लिए भारी पड़ जाएगा। तो कोई क्वेश्चन को हल्का में नहीं लीजिए, और कोई भी विषय को हल्के में नहीं लेना है। इतना याद रखिएगा, बीपीएससी उसी का निकलता है जो सर्वगुण संपन्न, सभी विषय संपन्न व्यक्ति है, जान लीजिए। केवल एक विषय पढ़ के आप बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर सकते। चलिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, कब हुआ था अंतरिम सरकार की गठन, तो 2 सितंबर 1946 को, मतलब जब तक संविधान बन नहीं जाए तब तक के लिए सरकार बनी, अंतरिम सरकार। अब देखिए कुछ वायसराय हैं, और आगे चल के संविधान के स्रोत हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वायसराय के बारे में यहाँ पर सबसे पहले है, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में है। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनते हैं 1758 से 1760, फिर 1765 से 67। यानी आप देखेंगे कि 1757 की क्रांति, 1757 में जो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध होता है, फिर आगे चल करके बक्सर का युद्ध, वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका होती है। फिर वारेन हेस्टिंग्स जो होते हैं बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बनते हैं 1774 से 1785 ईस्वी में। तो ये बंगाल कंपनी के तहत थे। फिर ये जो है बंगाल का गवर्नर बनाए जाते हैं जब 1772 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर जब 1765 ईस्वी में दीवानी व्यवस्था लागू हो जाती है बक्सर के युद्ध के बाद, तो ये बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लगा दे तो समझ जाइए वारेन हेस्टिंग्स। सीधे गवर्नर पूछे तो आपको बोलना है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 34। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो आपको बोलना लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का पूछे वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल पूछे बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अगर पूछे भारत का प्रथम वायसराय तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और भारत का अंतिम या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन बोलना है। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो आपको बोलना है सी राजगोपालाचारी। सब गवर्नर और गवर्नर जनरल ही है, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। तो अब ये तो आपको याद करना होगा। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, वायसराय प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल हो गया स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, या भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय में सी राजगोपालाचारी। बस ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार जो है 26 अक्टूबर 1946 को बनाया गया। अंतरिम सरकार में यानी कौन कौन मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय दिए गए तब तक शासन संभालने के लिए। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा। अगर विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले पूछे तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है सूचना एवं प्रसारण, किनको दिया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। शिक्षा सी राजगोपालाचारी को मिला। वित्त लियाकत अली को मिला। विधि जगन्नाथ मंडल को मिला। और खाद्य एवं कृषि पूछ चुका है, ये याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। रक्षा भी पूछ चुका है, बलदेव सिंह को मिला रक्षा। और डॉक्टर CH भाभा को कार्य खनन और शक्ति का मिला। I चुन्नीगढ़ को वाणिज्य मिला। तो अंतरिम सरकार में अभी तक 2 पूछ चुका है, हो सकता है शिक्षा पूछ दे, वित्त पूछ दे, ये सब पूछ चुका है। इसमें से एक क्वेश्चन बराबर BPSC का मतलब के फेवरेट चीज़ है अंतरिम सरकार, तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। यहाँ से एक कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछ देता है बराबर, तो ये याद रखना पड़ेगा। ये पूछ चुका है, खाद्य एवं कृषि पूछ चुका है, वित्त वाला पूछ चुका है, और ये विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले पूछ चुका है। बाकी बचा हुआ है तो कोई भी पूछ सकता है। अब आते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, कहाँ से लिया गया, कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है। चूँकि भारतीय संविधान जो बना है वो बहुत सारे सोर्स लेकर के बनाए गए हैं, ठीक है। कोई 1-2 चीज़ से नहीं बना है, बल्कि पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ा गया, समझा गया, फिर संकलन किया गया। और पहले से चले आ रहे 1935 तक के भारत सरकार जो अधिनियम हैं उससे भी सारे तथ्यों को लिया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध जो है, लगभग 2/3 पार्ट जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है जैसे, और अन्य जो, ये तो देसी सोर्स हो गए। कुछ विदेशी सोर्स हैं, उसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्देशिका का विचार लिया गया, लेकिन भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे USA के संविधान से लिए गए हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उद्देशिका का विचार, ये सारे जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कनाडा से क्या क्या लिया गया है तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अवशिष्ट शक्ति केंद्रों के हाथों में है, यह कहाँ से लिया गया, या संघीय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ये सब सारे कनाडा से लिए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल, ये कनाडा से, ये कई बार पूछ चुका है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो की जाती है कहाँ से लिया गया तो कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, जो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है वो भी कनाडा से।
अवशिष्ट शक्तियां जो एक्स्ट्रा होता है, वो पावर होता है, वो केंद्र के पास में। ये सारे कनाडा से लिए गए। अब तीसरा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे यहाँ है, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदन जैसे लोकसभा राज्यसभा, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परम अधिकार लेख, ये सब सारे ब्रिटेन से लिए गए। जिसमें ये पूछते रहेगा विधि का शासन और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा विधि का शासन और संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, ये बार बार पूछेगा। आयरलैंड वाला बार बार पूछता है नीति निषेधक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। आयरलैंड, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है, राष्ट्रपति चैप्टर में हमने आपको पढ़ा रखा है, कंटेंट में पढ़े हुए देख लीजिएगा, वो सारे आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का, जैसे 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो भी आपका आयरलैंड से ही लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान में जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है, वो भी आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद रूस, ये बार बार पूछेगा आपको मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, या प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जैसे शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, बताया था हमने, उद्देशिका का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान आपात उपबंध, जो कि जर्मन के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध जो है, आपातकाल, अनुच्छेद 365, 66, ये सब। उसके बाद राष्ट्रपति विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध किया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो वो याद रखिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हमने बताया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसका संविधान लिखा ही नहीं गया। ठीक है, वो मौखिक ही चलता है, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य वाला बार बार पूछा गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है, तो रूस से, याद रखिएगा। उद्देशिका की भाषा याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। नीति निषेधक तत्व आयरलैंड। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल ब्रिटेन। संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में कनाडा। न्यायिक पुनर्विलोकन, उद्देशिका का विचार, मूल मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब यूएसए। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य को हमने बताया। निश्चित रूप से यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, 40 नंबर में पूछे, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगा वहाँ पूछेगा, लेकिन निश्चित रूप से पूछेगा। तो आज हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताया। 2 प्रश्न फिक्स रखिएगा आपके एग्जाम में, आप मिला लीजिएगा आज के लेक्चर से, चाहे आप 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, चाहे 6 to 12 में हो, 2 क्वेश्चन आप में आना ही है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप बैठिएगा, जहाँ पॉलिटी पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना आप देख लीजिएगा एग्जाम देने के बाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।